हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजकन शर्मा सभी का स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान की जो मीठे पानी की जो झील है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें कुछ राजस्थान की जो मीठे पानी की झीलें उनके बारे में अपन अध्ययन किया। आज हम देखिए स्टार्ट करते हैं। अब राजसमंद झील के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए राजसमंद जो झील है, ठीक है, यानी कि राजसमंद झील राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। यानी कि राजसमंद झील जिले के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। देखिए राजसमंद झील कहाँ है? राजसमंद जिले में। ठीक है, निर्माण इसका 1652 से में इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था और ये पूरी बनकर 1680 में हुई थी। कहने का मतलब है जो वहाँ के जो शासक थे राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। क्यों करवाया गया था? क्योंकि अकाल राहत कार्य के लिए, यानी कि जो अकाल राहत कार्य के लिए जो पानी को वितरित करने के लिए, पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए इसी के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। झील निर्माण समय देखिए, यहाँ से थोड़ा कंफ्यूज है, यहाँ से मैंने थोड़ा गलत बता दिया। देखिए यहाँ से देखते हैं झील निर्माण समय, यानी कि झील का निर्माण कब होता है। देखिए 1662 से इस झील का निर्माण प्रारंभ होता है और 1668 में इसका निर्माण पूरा हो जाता है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहा जाता है, यानी कि ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यानी कि जो पहले स्थान पर जो राजस्थान की मीठे पानी की झील है उसका नाम है जयसमंद झील है। ठीक है, जो अपने पिछले वाली वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से इसका हमने स्टडी की थी। तो ये कहाँ है? उदयपुर में थी। ठीक है, दूसरे नंबर की कौन सी है मीठे पानी की झील? हमारी राजसमंद झील है। आगे बढ़ते हैं। देखिए राजसमंद झील में गोमती नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण किया गया। यानी कि गोमती नदी है, गोमती नदी के पानी को रोककर क्या किया गया था? इस झील का निर्माण किया गया था। क्योंकि इस राजसमंद झील में 3 नदियां आकर गिरती है, गोमती ही नहीं है, 3 नदियां आकर इसमें क्या मोहना बनाती है। एक तो गोमती नदी है, एक केलवा नदी है और एक ताली नदी है। तो ये 3 नदियां हैं, आप इसको ध्यान में रखिए। ये 3 नदियां आकर इस गोमती नदी में आकर मिलती है, इस झील में आकर मिलती है। तो थोड़ा हम इस झील के बारे में मैप में देखते हैं, जूम करके देखिए। हाँ जी, आप देखिए ये जो राजस्थान का मैप है और इसमें मैंने ये देखिए राजसमंद बनाया है। तो यहाँ पर ये राजसमंद झील है। इसके अलावा इधर देख लीजिए, बीकानेर के अंदर 2 झील है, एक तो गजनेर, एक कोलायत। ठीक है, और जोधपुर में 2 झील है, एक तो बालसमंद और एक कायलाना। ठीक है, इसके अलावा नक्की झील है, सिरोही के अंदर है, और गेप सागर झील आपकी कहाँ है? डूंगरपुर में। तो चलते हैं आगे। देखिए, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसमें कुछ विशेष बातें देखते हैं। देखिए राज प्रशस्ति। देखिए प्रशस्ति क्या होती है? यानी कि किसी शासक की प्रशंसा में ये प्रशस्ति लिखी जाती है। ठीक है, तो देखिए राज प्रशस्ति यानी राज सिंह के समय में ये राज प्रशस्ति राजसमंद झील के किनारे राज प्रशस्ति नामक एक अभिलेख लिखा हुआ है। यानी एक अभिलेख है ये किसके द्वारा लिखा गया था? देखिए एक विद्वान थे और विद्वान का नाम है रणछोड़ भट्ट तेलंग। ये रणछोड़ भट्ट तेलंग क्या करते हैं? इस राज प्रशस्ति को लिखवाते हैं और उन्होंने ही 1676 ईस्वी में राज प्रशस्ति को लिखवाया। रणछोड़ भट्ट तेलंग वर्तमान भारत की जो ये तेलंगाना जो एक अलग स्टेट बना है वहाँ के ये निवासी थे, के राज्य के निवासी थे। अर्थात तेलंगाना ब्राह्मणों का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया राजवंशों से संबंध था। तो मेवाड़ की जो सिसोदिया राजवंश है उनसे संबंध था इस तेलंगाना के ब्राह्मणों का। ठीक है, एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं। देखिए दोबारा से देखते हैं। राजसमंद झील के किनारे राज प्रशस्ति नामक एक अभिलेख लिखा हुआ है। राजसमंद राज सिंह के दरबार में महान ब्राह्मण विद्वान रणछोड़ भट्ट तेलंग निवास करते थे। उन्होंने 1676 ईस्वी में राज प्रशस्ति को लिखा। रणछोड़ भट्ट तेलंग वर्तमान भारत के तेलंगाना राज्य के निवासी थे। अर्थात तेलंगाना ब्राह्मणों का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से संबंध था। आगे बढ़ते हैं। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने इस प्रशस्ति को लिखा जो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। तो यानी कि ये रणछोड़ भट्ट तेलंग ने
इस प्रशस्ति को लिखा। इसमें उदयपुर का जो मेवाड़ है, मेवाड़ का पूरा इतिहास इस रणछोड़ भट्ट के द्वारा इस राज प्रशस्ति में लिखा गया। तो ये एशिया महाद्वीप यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी ये प्रशस्ति है, ठीक है। तो इसमें मेवाड़ के सभी जो राजा है, ऐसे मोस्टली राज सिंह के बारे में, इसके बारे में लिखा गया है। तो इसको मेवाड़ की एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी प्रशस्ति कहा गया है। यह प्रशस्ति राजसमंद झील के उत्तरी भाग पर लिखी हुई है। तो ये प्रशस्ति कहाँ लिखी है? जो राजसमंद जो झील है, उस राजसमंद झील के नॉर्थ वाला जो भाग है वहाँ पर ये लिखी गई है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं घूमने का मौका मिले तो प्लीज़ आप जब राजसमंद जाते हो तो वहाँ पर राजसमंद झील जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही बढ़िया मनोरम दृश्य वहाँ पे है। और ये झील बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। यानी कि इसको जो पुष्कर झील है उसके बाद में इसको पवित्र माना गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजसमंद झील के उत्तरी भाग पर नौ चौकी पाल की पाल है। इस प्रशस्ति को नौ चौकी पाल का लिखा गया, यानी कि नौ चौकी की पाल पर इसको लिखवाया गया है। नौ चौकी का अर्थ हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 9 अंक का बहुत सुयोग्य और शुभ माना जाता है। देखिए, जो राजसमंद झील है, राजसमंद झील में यानी कि 9 चौकी पाल यानी कि 9 चौकियों पर ये जो राज प्रशस्ति है संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है। तो देखिए आगे, 9 चौकी पाल पर 25 काले पत्रों पर इस प्रशस्ति को लिखा है, यानी कि 25 ऐसे काले पत्र हैं जिस पर ये मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। तो देखिए, इस प्रशस्ति के लिखे पत्रों पर साइज, यानी कि जो यहाँ की जो पत्थर है उनकी साइज कितनी है जो इस प्रशस्ति को लिखा गया है, यानी कि इन पत्रों की जो लंबाई है वो 3 फीट है और उसको चौड़ाई है 2.5 फीट है, ठीक है। तो इस प्रशस्ति पर लिखे गए पत्थरों की लंबाई चौड़ाई यानी कि लंबाई 3 फीट और चौड़ाई 2.5 फीट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले अभिलेख में हिंदू देवियों व देवताओं की स्तुति का वर्णन किया गया, यानी कि पहले अभिलेख है उसमें जो हिंदू देवियों और देवताओं की स्तुति का वहाँ पर वर्णन किया गया है। राजसमंद झील के दक्षिण में 5 तोरण है, यानी कि 5 तोरण द्वार यानी कि प्रवेश द्वार है। इनका प्रयोग संभवतः राजा अपने दान दक्षिणा के उद्देश्य से बनाया था, यानी कि यहाँ पर जो राजसमंद झील है वहाँ पर 5 तोरण द्वार हैं और इनका प्रयोग जो राजा राज सिंह थे उन्होंने दान दक्षिणा के उद्देश्य से ये 5 तोरण द्वार उन्होंने बनाए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजसमंद झील की नींव पर यानी कि घेवर माता का एक क्या बना है, एक घेवर माता का मंदिर भी है वहाँ पर, ठीक है। और ये राजसमंद झील की नींव है ना, इसे घेवर माता के हाथों से ही रखी गई। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको पिछोला झील के ऊपर नटनी का चबूतरा बताया था, वैसे ही राजसमंद झील पर घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। तो ये भी आप जब वहाँ पे मौका मिले जाने का तो प्लीज़ आप इस घेवर माता के मंदिर को भी आप देख के आना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, राज प्रशस्ति और जूनागढ़ प्रशस्ति की हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। आपको पता है राज प्रशस्ति राजसमंद राजस्थान में और जूनागढ़ प्रशस्ति आपको पता है कठियावाड़ा गुजरात के अंदर, दोनों की तुलना अपन करते हैं। देखिए, शक वंश के राजाओं ने मौर्य काल के बाद भारत पर आक्रमण किया और शकों की 2 शाखाएं भारत में प्रवेश की थी। कौन कौन सी? एक तो नासिक के शक वंश और एक उज्जैन के शक वंश, ठीक है। तो देखिए, जो भारत पर जो भारी आक्रमण करती ये शक थे, वैसे ये चाइना के थे, मूल चाइना के थे। जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया यानी भारत में प्रवेश किया तो ये भारत में 4 शाखाओं के रूप में ये प्रवेश किए थे, ठीक है। तो एक तो शाखा थी नासिक के शक और एक उज्जैन के शक, ठीक है। तो शक वंश के राजाओं ने मौर्य काल के बाद भारत पर आक्रमण किया और शकों की 2 शाखाएं भारत में प्रवेश किए, वैसे 4 शाखाएं प्रवेश की थी, ठीक है। तो देखिए, 2 शाखा कौन से? नासिक के शक वंश और एक उज्जैन के शक वंश। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो उज्जैन की शक वंश के शासक हैं
यानी कि शक वंश के शासक थे, रुद्रदामन द्वितीय थे। इसने 130 से 150 ईस्वी में भारत पर शासन किया था, जिसने जूनागढ़ प्रशस्ति लिखवाई। यानी कि जो उज्जैन के शक वंश के शासक रुद्रदामन द्वितीय थे, जिसने ये जूनागढ़ प्रशस्ति लिखवाई थी। और ये कब लिखवाई थी, यानी कि उनका टाइम पीरियड कितना था, 130 AD से 150 AD के मध्य। ठीक है, इस प्रशस्ति में सुदर्शन झील का उल्लेख किया है। यानी कि जो जूनागढ़ प्रशस्ति है, जो जूनागढ़ प्रशस्ति में यानी कि जो गुजरात के अंदर जो सुदर्शन झील है, उस सुदर्शन झील का भी इसमें वर्णन किया गया है। तो देखिए, जब हम एशियन हिस्ट्री के अंदर हम मौर्य वंश पढ़ेंगे, ठीक है, और गुप्त काल पढ़ेंगे, तो वहाँ पर सुदर्शन झील का बहुत ज़्यादा जिक्र होगा। तो उसके बारे में वहाँ पे अपन बहुत डिटेल से अलग से इसका एक वीडियो बनेगा, उसको हम अच्छी तरह से हम वहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इस प्रशस्ति ने जूनागढ़ प्रशस्ति में सुदर्शन झील का उल्लेख किया है। इन दोनों प्रशस्ति में समानता यह है कि जूनागढ़ प्रशस्ति किसी विदेशी शासक द्वारा पूरी तरह से शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखी गई है और यह भारत की पहली प्रशस्ति है। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये है कि जो जूनागढ़ प्रशस्ति है किसी विदेशी शासक के द्वारा लिखवाई गई है, और ये भी कैसी, हमारी लैंग्वेज कौन सी, संस्कृत भाषा में, ठीक है, लिखवाई गई है। यह भारत की पहली प्रशस्ति मानी गई है। इसके बाद देखें, राज प्रशस्ति एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। दोनों ही प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यानी कि ये दोनों ही जो प्रशस्ति है ये संस्कृत भाषा में लिखी है। यानी कि राजसिंह प्रशस्ति और जूनागढ़ प्रशस्ति दोनों ही संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, दोनों ही प्रशस्ति में हिंदू संस्कृति का वर्णन किया गया है। यानी कि आप देखें तो हिंदू कल्चर का वर्णन किया गया है दोनों राजसिंह प्रशस्ति और आपकी जूनागढ़ प्रशस्ति में, दोनों में हिंदू संस्कृति का वर्णन किया गया। तो ये तो आपकी राजसमंद झील है। दूसरी झील है आपकी नंदसमंद झील है। देखिए, नंदसमंद झील आपको पता कहाँ है, राजसमंद में ही है, और स्थानीय नाम इसका टटोल झील भी इसको कहते हैं। यानी कि नंदसमंद झील को वर्तमान में किस नाम जानते हैं, टटोल झील के नाम से भी इसको जानते हैं। नंदसमंद झील को राजसमंद की जीवन रेखा भी कहते हैं। यानी कि नंदसमंद झील है, इसको राजसमंद की क्या बोलते हैं, जीवन रेखा भी कहते हैं। ये क्योंकि इसी नंदसमंद झील से सिंचाई के लिए, पेयजल के आदि के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। इसीलिए राजसमंद की जीवन रेखा किसे कहते हैं, आपकी नंदसमंद झील को कहते हैं। इसके बाद में है अगली जो झील है, अगली झील आपकी बालसमंद झील, जो आपको पता है कहाँ पे है, जोधपुर में है। और जोधपुर में इस नंदसमंद झील का जो टाइम पीरियड है, देखिए 1159 में गुर्जर प्रत्यार वंश के शासक बालक राव के द्वारा किया गया था। इस झील का जो निर्माण है, इस झील का निर्माण यानी कि 1159 के अंदर गुर्जर प्रत्यार वंश के एक शासक थे बालक राव के द्वारा इस झील का निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 11वें नंबर की झील है, जोधपुर में है, कायलाना झील, जो मैंने आपको मैप में आपको जूम करके दिखा दिया था, वही झील है। कायलाना झील का है जोधपुर में। इस झील का निर्माण राठौड़ वंश के शासक प्रताप सिंह के द्वारा 1872 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि जोधपुर शहर को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए कायलाना झील का निर्माण करवाया गया था। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट, हाँ देखिए, एक मिनट, हाँ यस, देखिए कायलाना झील आग्नेय चट्टान पर बनी हुई, आग्नेय जो चट्टान है कायलाना झील उस पर ये बनी हुई है। ठीक है, कायलाना झील में पहले पानी की आपूर्ति हाथी कैनाल के माध्यम से होता था, लेकिन अब वर्तमान में हाथी कैनाल को किससे जोड़ दिया गया है, IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के साथ जोड़ दिया गया है। तो अब है कि कायलाना झील के अंदर पानी कहाँ से आता है, IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में, नहर परियोजना से इसमें पानी उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में कायलाना झील में इंदिरा गांधी नहर से जल की आपूर्ति होती है। तो डियर फ्रेंड्स, जब हम परियोजना पढ़ेंगे तब एक पर्सनल वीडियो IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में बहुत डिटेल से हमको आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम 12वें नंबर की जो झील है गेप सागर झील, गेप सागर झील के बारे में बात करते हैं। देखिए, गेप सागर झील है, डूंगरपुर में है। देखिए, इसका निर्माण स्थानीय शासक गेपा राव, यानी इसका नाम था गोपीनाथ भी था, यानी कि 1428 में इस झील का निर्माण करवाया। पौराणिक मान्यता क्या है इस झील के बारे में, जो आपके डूंगरपुर में देखे सुनो। डूंगरपुर क्षेत्र में संत मावजी हुए, जो
संत माओजी एवं वहाँ के शासक शिव सिंह के मध्य विवाद हुआ। संत माओजी आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त थे, लेकिन राजा शिव सिंह उनकी शक्ति को विश्वास नहीं करते थे। एक दिन उपहास में संत माओजी को कहा कि यदि आपके पास शक्ति है तब आप इस झील के पानी के ऊपर चलकर बताओ। तब संत इस बात से क्या हो गए, नाराज हो गए और माओजी ने कहा कि तुमने मेरी शक्ति में अविश्वास किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी झील के को श्राप देता हूँ कि मैं तो क्या इस झील पर गधे घोड़े भी चल सकेंगे। वास्तव में यह झील बाद में सूख गई, अब इसमें जानवर ही चरते रहते हैं। तो ये इसकी पौराणिक मान्यता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगली झील है नक्की झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नक्की झील के बारे में क्या मान्यता है, क्या क्या इसके बारे में बातें हैं, तो इसको भी सुन लीजिएगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों के द्वारा किया गया था। ठीक है, लेकिन विज्ञान इस तर्क को स्वीकार नहीं करता है। वैज्ञानिक के आधार पर इस झील का निर्माण ज्वालामुखी और प्लेट विवर्तनिक के माध्यम से हुआ। यानी कि पौराणिक मान्यता के अनुसार इस झील का निर्माण यानी कि नाखूनों के यानी कि जो देवता है उनके नाखूनों से इसका निर्माण हुआ। लेकिन विज्ञान तर्क देता है कि इसका निर्माण जो नाखूनों के माध्यम से न होकर या तो वैल्केनो के माध्यम से या प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है यानी कि प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है। यह झील विवर्तनिक या क्रेटर झील का निर्माण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नक्की झील राजस्थान राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर है। इस झील में कई चट्टानें हैं जिनकी आकृति के आधार पर उन्हें कई प्रकार के नाम दिए गए हैं। जैसे आपको पता है ननरोक, टोडरोक और नंदीरोक। देखिए ननरोक क्या है, साधी महिला के घूंघट निकाली हुई एक चट्टान आपको दूर से दिखाई देती है। टोडरोक का मतलब चट्टान की आकृति मेंढक के समान है और एक है नंदीरोक यानी कि बैल की आकृति के समान है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इस झील में 3 गुफाएं बनी हुई है। 3 कौन कौन सी गुफाएं? हाथी गुफा है, चंपा गुफा, एक राम झरोखा गुफा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस झील में 3 गुफाएं यानी कि इस झील में 3 गुफा, हाथी गुफा, चंपा गुफा और राम झरोखा गुफा है। नक्की झील राजस्थान का हिल स्टेशन माना जाता है, इसलिए यह राजस्थान की एकमात्र झील है। यह झील सर्दियों में जम जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये तो हो गए आपकी नक्की। अब हम बात करते हैं कि 14 नंबर कोलायत झील एवं गजनेर झील यानी कि बीकानेर में, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए कोलायत झील के पास कपिल मुनि का आश्रम बना हुआ है। कपिल मुनि आपको पता है भारतीय सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। भारतीय हिंदू परंपरा और भारतीय दर्शन में 6 प्रकार के दर्शन आपको बताए गए। मैंने एशियन हिस्ट्री के अंदर जो 6 प्रकार की जो दर्शन उनके बारे में सभी का डिटेल से अध्ययन किया है और उसके प्रवर्तकों के नाम भी बताए हैं। तो यहाँ पे आप एक बार फिर से दोबारा से देख लीजिए। देखिए ये दर्शन है और ये आपके प्रवर्तक है। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तकों में महर्षि गौतम यानी कि अक्षपाद हैं। वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद हैं। सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल हैं। रोग दर्शन के हैं देखिए आपके पतंजलि हैं यानी कि योग। ओके, मीमांसा दर्शन के हैं महर्षि जैमिनी और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक महर्षि बादरायण जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कपिल कार्तिक पूर्णिमा अक्टूबर नवंबर को यहाँ कपिल मुनि का मेला यहाँ पर लगता है। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट झील है आपकी क्या, पुष्कर झील। देखिए पुष्कर झील आपको पता कहाँ है, अजमेर जिले में है। इसकी क्या क्या मान्यताएं सुनिए। पुष्कर शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सरोवर या तालाब। संस्कृति शब्द पुष्कर के आधार पर यह नाम रखा गया है। ठीक है, पुष्कर झील का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया। ब्रह्मा जी में विश्वास का एकमात्र मंदिर आपको पता है, आप कौन सा है, यानी कि ब्रह्मा जी का मंदिर है कहाँ, आपके पुष्कर में, जो ब्रह्मा जी का मंदिर यानी कि ये विश्व है, यानी कि विश्व पुष्कर में विश्व का एकमात्र मंदिर कहाँ है, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में। ब्रह्मा जी को इस झील के निर्माता के पीछे एक पौराणिक तथ्य है, एक
पौराणिक मान्यता है। कौन सी मान्यता वो आप आगे देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि इस झील का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से हुआ है। पुष्कर को मंदिरों की नगरी भी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुष्कर झील के प्रति कई विरोधाभासी तथ्य भी साथ जुड़े हुए हैं जो आपको पता है। देखिए, राजस्थान की सबसे पवित्र झील पुष्कर है और राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झील भी कौन सी है? पुष्कर है, आपको पता है, ये भी आप ध्यान दीजिए। महत्व क्या है, यानी कि इस पुष्कर में नहाने से जो लोग हैं उनके जो रोगों के, जो त्वचा के जो रोग हैं उनका उपचार हो जाता है। इसका मेला कहाँ? कार्तिक पूर्णिमा को अक्टूबर नवंबर में लगता है। ये इस पुष्कर में लूनी नदी आकर क्या करती है? यहाँ पर मुहाना बनाती है। ठीक है, आगे बढ़। देखिए, पुष्कर झील का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, यानी कि सिक्कों की अगर बात करें तो देखिए डियर फ्रेंड्स, भारत पर मौर्य काल के पश्चात विदेशी आक्रमण हुए। इसमें 4 आक्रमण प्रमुख हैं। जैसे कौन कौन से 4 आक्रमण हैं? एक तो आप इंडो ग्रीक यानी कि यवन आक्रमण, एक वाघ यानी शक आक्रमण, तीसरा है पहलवियार प्रतिहन आक्रमण और चौथा है कुषाण आक्रमण है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन आक्रमणों के पश्चात भारत पर कई विदेशियों ने शासन किया। ग्रीक एवं कुषाण शासकों ने जो भारत में जो सिक्के चलाए, उन सिक्कों से पुष्कर झील के बारे में प्रकार की जानकारी हमें मिलती है, यानी कि पुष्कर झील के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इन सिक्कों पर झील से संबंधित चित्र और झील का महत्व आदि बातें इन सिक्कों पर उत्कीर्ण किए हैं। तो सिक्कों के माध्यम से हमें पता चलता है कि यहाँ पर पुष्कर झील का वर्णन इसे सिक्कों पर बताया गया है। पौराणिक मान्यता के नाम, अगर अभिलेखों की अगर बात करें तो अभिलेख देख लीजिए। मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था, यानी कि सांची कहाँ है? रायसेन यानी कि मध्य प्रदेश में है स्तूप। अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात देश के भीतर व देश के बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बड़े स्तर पर कार्य किए गए। सांची के स्तूप पर पुष्कर झील का उल्लेख मिलता है। इस झील के बारे में 4वीं और 5वीं शताब्दी में भारत आए विदेशी यात्री फाहियान अपने इस समय भारत पर गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे और वो आए थे 399 से 412 ईस्वी तक भारत पर रहे थे। फाहियान ने भी इस झील का उल्लेख करते हुए बताया कि भारतीयों के लिए यह झील बहुत पवित्र मानी जाती है। फाहियान ने झील का धार्मिक महत्व अपनी पुस्तक यानी कि फा को की इस पुस्तक के अंदर पुष्कर झील का वर्णन किया है। 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नाहर राव का एक अभिलेख आता है कि जब नाहर राव सफ़ेद सुअर का शिकार करने के लिए इस झील पे आते हैं, बाद में जब वे इस झील में स्नान करते हैं, उस राजा को त्वचा की बीमारी थी, तब स्नान करने के पश्चात यह बीमारी दूर हो जाती है। इस प्रकार मंडोर के गुर्जर प्रतिहार शासक नाहर राव के अभिलेखों में पुष्कर झील का भी वर्णन मिलता है। ये पौराणिक मान्यता डियर फ्रेंड्स, आप इनको भी पढ़ लीजिए, इंटरेस्टिंग बातें हैं। जब भारत में विदेशी शासन आरंभ हुआ तब ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उसकी रानी मेरी भारत पर 1911 में आई। उसी समय यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए। राजा रानी ने इस झील के किनारे पे स्नान घाट बनवाया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्नान घाट बनवाया है। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी का जब देहांत हुआ तब उनकी अस्थियों को पुष्कर सरोवर में विसर्जित किया गया था। तब उनकी स्तुति में भी इस झील पर गांधी घाट बनाया गया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब का पाठ यहाँ पर किया था। ओके, अब देखते हैं आना सागर झील, जो भी आपको पता है अजमेर में ही। देखिए आना सागर, इसका निर्माण चौहान वंश के शासक यानी कि अरुणराज या आनाजी ने लगभग 1137 में इसका करवाया। नदी इसके अंदर कौन से आती हैं, यानी चंद्रा नदी के पानी को रोककर झील का निर्माण करवाया और मांडे नदी का पानी इस झील में आता है। जहांगीर जहांगीर ने यहाँ पर दौलताबाद या सुभाष उद्यान बनवाया था, यानी कि सुभाष उद्यान। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इस उद्यान में लगाई गई है। ठीक है, कौन सी झील में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है? आपको पता, आना सागर झील में। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स।
शाहजहां यानी कि बारादरी का निर्माण, यहाँ पर बारादरी का निर्माण किया है शाहजहां ने। और बारादरी यानी कि संख्या में 5 है लेकिन नाम बारादरी आती है। ओके, बारादरी का ये उर्दू भाषा का शब्द है। 12 यानी कि 12 प्लस दरी यानी दरवाजे, यानी कि कितने, बारादरी दरवाजों को कहते हैं, अर्थात 12 दरवाजे बनाए गए। रुस्मत बेगम, इस रुस्मत बेगम यानी कि इत्र बनाने की विधि का आरंभ इसी झील के किनारे से किया गया था। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फोय सागर झील है। फोय सागर झील आपको पता है अजमेर में, इसका निर्माण अंग्रेज इंजीनियर फोय के निर्देशन में 1892 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। गवर्नर जनरल लेस्डाउन यानी कि 1888 के समय भारत में सभी जगह अकाल की स्थिति बनी हुई थी। लेस्डाउन ने कहने पर ही फोय के राजस्थान के अजमेर जिले में फोय सागर झील का निर्माण करवाया, क्योंकि इसका उद्देश्य आपको पता है अकाल राहत कार्यों के लिए है। नदी कौन से, बांडी नदी के पानी को रोककर झील का निर्माण करवाया गया। क्षमता 15 से 14 एम क्यूबिक पानी यहाँ पर इसमें भरा जा सकता है। ऊंचाई इसकी है 59 फीट और गहराई इसकी 4 फीट है। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ छोटी छोटी है झीलें देखिए। अलवर सिलिशेट झील है। ठीक है, 1845 में विजय सिंह के द्वारा बनाया गया था। पत्नी शीला के नाम पर हुआ सिलिशेट, और यहाँ पर आज वर्तमान में मत्स्य पालन हो रहा है। 19 नवलखा झील कनक सागर झील यानी कि बूंदी में है। भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़ में है, और बुढ़ा जोहड़ सागर है गंगानगर में। ठीक है, देखिए सर्वाधिक खारे पानी की झीलें आपको पता है कहाँ पे है, नागौर में है। सर्वाधिक मीठे पानी की झील उदयपुर में, और नमक की सबसे बड़ी जो झील है वो नावा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक होता है, नेक्स्ट टॉपिक में हमसे आपसे मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।